चलो जी, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है जी। तो डिमांड से रिलेटेड हम एक लॉ समझेंगे। ध्यान रखना जी, लॉ तो हम समझेंगे ही समझेंगे, लॉ के साथ हम लॉ की अजम्पशन भी समझेंगे। ठीक है जी। अब अजम्पशंस क्या होती है? अजम्पशंस का मतलब हम जब लॉ पढ़ते हैं तो उसके साथ कुछ चीजें अज्यूम करते हैं, कुछ चीजें अज्यूम करते हैं। ठीक है जी। बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत? अच्छा, कोई बता सकता है सर ये अज्यूम करने वाला क्या चक्कर है? मानना, ठीक है। लॉ के साथ मानना क्या मतलब, क्या क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये समझ ही नहीं आ रहा। क्या है ये? लॉ के साथ मानना ही पड़ेगा कुछ, क्या मतलब? हाँ जी, लॉ के साथ हमें कुछ मानना भी पड़ेगा, बताओ। हाँ जी। ओवर थिंकिंग? नलायक, तुम्हारी बात नहीं हो रही है ओवर थिंकिंग। हाँ जी। हाँ वंशु जी बता दो। नहीं है, नहीं है। जैसे देखो, मान लो जी हमारी वंशु जी है। वंशु जी स्पेलिंग सही लिखी है? ओके जी। अच्छा, मान लो जी वंशु जी ने किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है जी। मैं आपको टॉपिक से भटका नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लॉ के साथ साथ क्या चीजें हमें समझनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे सर अजम्पशन क्या होता है, फिर इसका एक्सेप्शन क्या है, ये क्या है। एक बार हम चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है? फिर आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल है जी, वंशु जी ने किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है जी। अब कानूनी कार्रवाई होगी उनके ऊपर, होनी भी चाहिए जी। अब जब पुलिस केस रजिस्टर करेगी, जब हमारी पुलिस केस रजिस्टर करेंगी किसके ऊपर? वंशु के ऊपर, तो उन्हें कुछ मानना पड़ेगा ना। पुलिस मानेगी कि हम मान रहे हैं कि जानबूझ के मारा है, हम मान रहे हैं कि जानबूझ के मारा है, कुछ मानना पड़ेगा ना। वो बात अलग है कि वंशु ने, हो सकता है गलती से मर गया वो बंदा, सेल्फ सेल्फ डिफेंस। हाँ जी, सेल्फ डिफेंस भी तो हो सकता है, कल्पेबल होमिसाइड भी तो हो सकता है। तो कल्पेबल होमिसाइड है तो उससे छोड़ दो, वो तो वंशु का बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा कि भैया वंशु को प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ पे एफआईआर होगी तो पुलिस को कुछ मानना पड़ेगा कि भैया सामने वाले ने अगर ये क्राइम कमिट करा है या ये जो भी काम करा है, इसके पीछे का क्या मोटिव हो सकता है, तो अज्यूम करना पड़ेगा। जब अज्यूम करेगी तभी उसके ऊपर एक लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी। आगे बात, तभी एक पर्टिकुलर सेक्शन आएगा यहाँ पे वंशु के ऊपर। अगर पुलिस मान नहीं पा रही है कि वंशु ने क्यों करा, क्यों क्यों नहीं करा, तो आप किसी के ऊपर केस नहीं बना सकते। केस बनाने के लिए कुछ मानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, तो तभी तो इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी यानी कि देखकर पुलिस को समझाना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि भैया एक्चुअल में ये जो हुआ, जो भी ये क्राइम हुआ, इसके पीछे का मोटिव क्या है, जो हमें समझ आ रहा है। पुलिस ये समझेगी कि हमें क्या समझ आ रहा है, तो उनके हिसाब से, पुलिस के हिसाब से उनको लगेगा जी ये जानबूझ के मारा है, अभी हम जो केस बनाएंगे ये जानबूझ के वाला बना रहे हैं। सिंपल। ठीक है जी। अब एक्चुअल में क्या हुआ होगा वो तो फिर बाद में केस जाएगा, कोर्ट में जाएगा, फिर यहाँ पे तारीखें लगेंगी, वो अलग चीज है। मैं आपको बेसिक चीज समझाना चाहता हूँ। तो जब भी कोई कानून लगाया जाता है, एप्लीकेबल करा जाता है, तो उसके साथ कुछ चीजें मानी जाती है, तभी वो कानून लगता है। अगर आप चीजें मान नहीं सकते तो कानून लगेगा भी नहीं। ठीक है, चलो। तो यानी कि अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड लगाना है तो कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। बात समझ आएगी आपको? कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। चलो पहले लॉ समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम क्या है, क्या क्या चीजें माननी पड़ेंगी। देखो, लॉ बड़ा सिंपल है। लॉ से आपको ऐसा नहीं कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, लॉ बिल्कुल सिंपल है। लॉ कहता है, देखो भैया, लॉ कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में, क्वांटिटी डिमांड में क्या आ रहा है जी? चेंज आ रहा है। चेंज को जी हम बोलते हैं यहाँ पे डेल्टा। ठीक है, ये ट्राइंगल का मतलब होता है डेल्टा। ठीक है जी। और डेल्टा का ही मतलब क्या होता है? चेंज। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में क्या आ रहा है? चेंज। ठीक है जी। किसकी वजह से? रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन है बेटा प्राइस, और वो भी किसका प्राइस बेटा? प्राइस ऑफ ओन कॉमोडिटी। प्राइस ऑफ ओन कॉमोडिटी। ठीक है जी। यानी कि सबसे पहला चेंज, ध्यान से सुनना जी, सबसे पहला जो चेंज है वो कहां आ रहा है? प्राइस में। उसके बाद सेकंड चेंज आपको कहां दिख रहा है? बात समझ आ रही है आपको? ये लॉ कह रहा है, सिंपल है लॉ, ये हमने पढ़ा भी है। तो लॉ कह रहा है जी, देखो, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, वस्तु की खुद की कीमत में चेंज आएगा तो ही
उसकी क्वांटिटी में चेंज आएगा, उसकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। आ रही जी बात समझ, कोई दिक्कत? अब किस तरह का सर एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे मान के चलो जो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, प्राइस बढ़ गया, जैसे फॉर एग्जांपल राजमा, हम यहाँ पे बात राजमा की कर रहे हैं, तो राजमे का प्राइस बढ़ गया जी, तो राजमे का प्राइस बढ़ गया तो लोग राजमा ज्यादा खरीदेंगे या कम? कम खरीदेंगे जी, ठीक है। और अगर वहीं अगर राजमा सस्ता हो जाता है, राजमे का प्राइस गिर जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसकी डिमांड, उसकी मांग बढ़ जाएगी, ठीक है जी। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये सिंपल सिचुएशन जो हमें दिख रही है, जो सिंपल सिचुएशन हमें दिख रही है, ये एक्चुअल में यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल हुआ है? दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो आप देखो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में लॉ ऑफ डिमांड ही दिखता है हमें, हाँ है ना। हम ज्यादातर चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि प्राइस कम हो गया तो ज्यादा खरीद लेते हैं, ठीक है जी। प्राइस यहाँ पे सॉरी, प्राइस अगर कम हो गया तो ज्यादा खरीद लेते हैं, प्राइस बढ़ गया तो कम खरीद लेते हैं, ठीक है जी। तो इन जनरल हमें यही चीज देखने को मिलती है, हाँ या ना? हाँ ये दिख रहा है ना आपको, देखो इसके अंदर और इसके अंदर अगर आप दोनों देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको देखो इनवर्स रिलेशन दिख रहा है, हाँ या ना? यहाँ पे इनवर्स रिलेशन ही तो है, नेगेटिव रिलेशन ही तो है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं सर कि आप अजम्पशंस कह रहे थे, वो भी लगे आप समझा दो जी। देखो assumptions of law of demand, assumptions of law of demand, ये भी बड़ी सिंपल है जी, ये बहुत सिंपल है। देखो हमने इससे पहले वाली क्लास में समझे थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फंक्शंस ऑफ डिमांड, फैक्टर्स ऑफ डिमांड, आप जो भी कहना चाहो कुछ कह सकते हो। assumptions of law of demand कहना चाहते हैं कि देखो जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स will be remain constant, will be remain constant, यानी कि no change in other factors, no change in, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। यानी कि प्राइस को छोड़कर, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी को छोड़ के जो बाकी सारे फैक्टर्स थे, बाकी सारे फैक्टर्स कौन कौन से थे जी? हाँ जी, एक था हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हाँ है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है? नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है जी। यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स थे और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे, उन दोनों के प्राइस में चेंज नहीं आने वाला, ठीक है जी। ये हमें मानना पड़ेगा कि नहीं आ रहा है, ये अजम्पशन है, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या समझा था जी? नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि आपकी जो टेस्ट और प्रेफरेंस में वो चेंज नहीं आ रहा है, आपके टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज नहीं आ रहा है। देखो बाय द टाइम अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो, जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो आपके बहुत सारे टेस्ट और प्रेफरेंस बदल जाएंगे, ठीक है जी। आपकी प्रेफरेंस बदलेगी, आपकी टेस्ट बदलेंगे, फिर आपकी थोड़ी और उम्र बढ़ेगी, फिर आपके दोबारा टेस्ट बदलेंगे, फिर प्रेफरेंस बदलेगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब लॉ ऑफ डिमांड लग रहा है तो हम मान के चल रहे हैं कि आपका टेस्ट और आपका प्रेफरेंस चेंज नहीं हुआ है, जैसे था वैसे का वैसे ही है, ठीक है जी। बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत हो रही तो बताओ। नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन, याद है पढ़ा था हमने, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन, यानी कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन है
उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। देखो आता तो बहुत कुछ है, जब हम लॉ एप्लीकेबल करेंगे तो ये मानना पड़ेगा, मैंने आपको भी बताया। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन अगर लॉ ऑफ डिमांड हमें लगाना है तो हमें मानना पड़ेगा कि अदर फैक्टर्स में चेंज नहीं आया है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है जी? कोई दिक्कत? अभी बताऊंगा, आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, मैं सारी चीजों का जवाब दूंगा। ठीक है, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन, बात समझ आ रही है जी? फिर यहाँ पे था हमारा नो चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा जी। अब आपको कैसे पॉपुलेशन में चेंज आता है? हाँ आता है, लेकिन हमें फिलहाल मान के चल रहे हैं कि कोई चेंज नहीं आ रहा है। नो चेंज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय वितरण, आया ना? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। यानी कि जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी को छोड़ के, पहले वाले फैक्टर को छोड़ के, बाकी जो फैक्टर्स बच गए, बाकी जो पॉइंट्स बच गए वो है अदर फैक्टर्स, और अदर फैक्टर्स में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये है आपका अजम्पशन, उससे पहले हमने समझ लिया लॉ। ठीक है, अगर आपके मन में आपसे डाउट आता है कि अब ये बताओ कि वैसे तो इन सब चीजों में चेंज आता है, पॉपुलेशन में चेंज आता है, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आता है, तब क्या होगा? अभी तो हम क्या मान रहे हैं कि चेंज आ रहा है तो सिर्फ किस में आ रहा है? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी में आ रहा है, और फिर उसके बाद चेंज किस में आ रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, और बाकी फैक्टर्स में चेंज नहीं आ रहा। अगर मान लो बाकी फैक्टर्स में चेंज आ रहा है और प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, तो फिर वो क्या होगा? देखो उसे कहते हैं बेटा एक्सेप्शन, उसे कहते हैं बेटा क्या? एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब पता है किसी को? एक्सेप्शन का मतलब होता है कुछ उल्टा। एक्सेप्शन का मतलब उल्टा, यानी कि जो लॉ कह रहा है उसका उल्टा अब हम पढ़ने जा रहे हैं। लॉ क्या कह रहा था कि प्राइस में चेंज आएगा, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी यानी कि वस्तु की खुद की कीमत में चेंज आएगा, तभी उसकी डिमांड में चेंज आएगा, ये हमने पढ़ा था। अब उल्टा क्या होगा कि प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्या हुआ? आपकी डिमांड ही यहाँ पे पूरी तरह बदल रही है। बात समझ आ रही थी आपको? नहीं आ रही बात समझ? कोई दिक्कत? यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अब हम जो समझेंगे कि अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है और प्राइस में चेंज नहीं आ रहा। अदर फैक्टर्स का मतलब प्राइस को छोड़ के जो बाकी पॉइंट्स बच गए वो हमारे अदर फैक्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि कहना क्या चाहते हैं बेटा, जो आपके अदर फैक्टर्स हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करे, अदर फैक्टर्स में बेटा क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। एक ट्राइंगल का मतलब डेल्टा है, डेल्टा मतलब चेंज, तो अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, और जो हमारा प्राइस बच गया, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, हाँ जी, यानी रिमेन कांस्टेंट, नो चेंज। कोई दिक्कत इसके अंदर? परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी, ठीक है। तो यानी कि ध्यान से देखो, अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, तो दूसरा चेंज कहां आएगा बेटा? डिमांड में। ठीक है, आ रही बात समझ? आपकी डिमांड कहीं ना कहीं पूरी तरह बदल भी सकती है या बदल जाएगी। ठीक है, अब इसके कुछ हम समझते हैं पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझते हैं हम। एक्सेप्शन के हैं, ध्यान रखना जी, एक्सेप्शन के हैं। आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, इधर देखेंगे, सामने देखेंगे सर। आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? आर्टिकल का मतलब है यहाँ पे वस्तु, आर्टिकल का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे वस्तु, सोशल मतलब समाज, डिस्टिंक्शन मतलब स्टेटस, औहदा। यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसी वस्तुएं क्यों खरीदी जाती है? सिर्फ समाज में एक औहदा लेने के लिए, एक स्टेटस लेने के लिए, कह सकते हो जी फ्लेक्स। बात समझ आ रही है? ये नहीं आ रही बात समझ? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आप एक घड़ी खरीदते हो,
आपने एक घड़ी खरीदी, वो 1.5-2 करोड़ रुपए की है, सेम चीज है ना, उसके अंदर कुछ फर्क तो नहीं है। हाँ थोड़ा सा वो क्या होगा सर, गोल्ड से बनी होगी, उसके अंदर डायमंड होंगे, ठीक है जी, एंग्रेव्ड होंगे, यहाँ पे डायमंड होंगे उसके अंदर, गोल्ड की होगी, बस थोड़ी हैवी होगी ऑब्वियसली, बस यही होगा ना, टाइम तो सेम ही दिखा रही थी, ऐसा कुछ फर्क नहीं है। लेकिन ये क्या है सर, आपको एक स्टेटस प्रोवाइड कर रही है, ऐसी घड़ी आपको क्या कर रही है, एक स्टेटस प्रोवाइड कर रही है, वो लग्जरियस गुड्स है। जो ये आर्टिकल्स की बात हो रही है, कौन से आर्टिकल्स है बेटा, क्या हो गया बार-बार से? यार मुंह तो यार। हाँ जी, कुछ ऐसे गुड्स जो लग्जरी गुड्स में आते हैं, लग्जरी गुड्स में बहुत सारी चीज आ रही है जी, आपके महंगे फोन हो गए जी, जो 1.5-2 लाख रुपए के आ रहे हैं, कार्स हो गई, इसके अंदर विंटेज कार हो गई, विंटेज कार का मतलब जो पुरानी पुरानी कार्स होती है वो भी बहुत महंगी होती हैं, और जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, ठीक है जी, वो भी बहुत महंगी होती हैं। ये सारी क्या है, हमारी लग्जरी गुड्स, लग्जरियस गुड्स में आ रही है, हाँ या ना। यानी कि इनको सिर्फ क्यों खरीदा जाता है, सिर्फ स्टेटस के लिए, सिर्फ किस लिए खरीदा जाता है बेटा, स्टेटस के लिए, कि समाज में हमें क्या मिले एक। आप खुद सोचो, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी लग्जरियस कार है, ठीक है, अगर वो सस्ती हो जाएगी, आप खरीदना पसंद करोगे उसे, लग्जरियस कार है, अगर आप अमीर हो और एक लग्जरियस कार सस्ती हो जाएगी तो खरीदना पसंद करोगे आप, भाई क्यों करोगे, अब आप कहोगे सर अच्छी बात है खरीद लो, एक लग्जरियस कार सस्ती हो गई, तो फिर वो लग्जरियस थोड़ा रही। हाँ, भाई एक अमीर आदमी कार खरीद रहा है कि वो भैया एक कॉमन ना हो, एक डिस्टिंक्ट, एक अलग दिखे मुझे, समाज में एक अलग दिखूं मैं, तो अगर वो सस्ती होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं महंगी इसलिए खरीद रहा हूँ ताकि लोगों को दिखे कि ये महंगी कार है, वरना सस्ती हो सकती, सस्ती तो सबके पास है, नहीं है बात समझ। तो यानी कि यहाँ पे एक्सेप्शन है सर, यहाँ पे अगर ध्यान सुनना जी, यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ता भी है, ध्यान सुनना जी, अगर प्राइस बढ़ता भी है तो भैया इसकी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, बात समझ आएगी। लेकिन इन जनरल हमने समझा सर कि डिमांड में रिलेशन कैसा होता है, डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स। लेकिन देखो यहाँ पे प्राइस बढ़ा और डिमांड भी, ये कैसा रिलेशन शो कर रहा है, यानी कि ये उल्टा रिलेशन, कुछ नया बता रहा है हमें, कुछ उल्टी चीज बता रहा है, क्योंकि सीधी चीज क्या थी, इनवर्स रिलेशन, यहाँ पे हम उल्टी चीज क्या पढ़ रहे हैं, हम पॉजिटिव रिलेशन। ये क्या है बेटा, ये है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि जहां लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा वहां पे क्या लगेगी, एक्सेप्शन। लॉ ऑफ डिमांड हमें सीधी बात समझाता है, एक्सेप्शन हमें उल्टी बात समझाता है, ठीक है जी। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ये सीधी बात हमने समझी थी। इसकी उल्टी अब हम समझ रहे हैं, और ये भी होता है, एक्सेप्शन भी हमारे लाइफ में हमें देखने को मिलती है, ठीक है जी। और अगर ऐसी चीजों का प्राइस अगर कम होगा तो इनकी डिमांड भी क्या होगी जी, कम होगी, आप दूसरी लग्जरियस गुड्स पे शिफ्ट हो जाओगे। अगर ऑडी सस्ती होगी तो आप मर्सिडीज खरीदोगे, ऐसी होगा क्योंकि मर्सिडीज महंगी, आप वो खरीदोगे। आ रही बात समझ, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। सेम यहाँ पे आपका गारमेंट्स आ गए जी, जो कपड़े होते हैं आपके, अब कपड़े भी भैया महंगे महंगे, बहुत महंगे, मतलब महंगे प्राइस में भी आते हैं, अलग अलग कंपनीज के आते हैं, रीबॉक हो गया, एडिडास हो गया, ठीक है जी, फिर पीटर इंग्लैंड हो गया यहाँ पे, तो यानी कि एलवी हो गया, फिर यहाँ पे आपका वो जारा आता है, ठीक है, जारा चलो उसमें पर्स वगैरह में आ गया, कपड़े भी आते होंगे जिससे मुझे पता नहीं। तो कहीं ना कहीं सर ये क्या है, ये जो ब्रांड्स हैं, ये जो ब्रांड्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपको एक स्टेटस प्रोवाइड कर रहे हैं, और वही स्टेटस आप खरीद रहे हो, वरना कपड़ा तो आप कहीं से भी खरीद सकते हो, 100 बाजार से खरीदो भैया, ठीक है जी। कहानी समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही बात समझ, ठीक है जी, ठीक है, आगे समझे, आगे है बेटा गिवन गुड्स, आगे क्या बेटा, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स का मतलब होता है बेटा हाईली इंफीरियर गुड्स, हाईली इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है बेटा चीप गुड्स, जिसे हम बोले घटिया गुड्स, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर इसका एग्जांपल दे दो, देखो एग्जांपल देना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपके लिए जो चीज घटिया है हो सकता है मेरे लिए बहुत अच्छी हो। जैसे एग्जांपल है एक तरह से यप्पी है जी, ठीक है, यप्पी किसी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं है, कोई कहता है जी मैं यप्पी नहीं खाता, मेरे लिए बेकार चीज है, तो हो सकता है वो उसके लिए बेकार है ना, हाँ है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे यप्पी बहुत अच्छी लगती है जी, तो यप्पी उसके लिए क्या है, इंफीरियर गुड्स है। आ रही बात समझ। इसी तरह से एक आपका, अगर आपने देखा होगा मार्केट में ब्रेड आती है मिल्को, सुनिए, सुनिए मिल्को ब्रेड, हाँ या ना, सुनिए जी, मिल्को ब्रेड। अब हो सकता है किसी के लिए मिल्को ब्रेड बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ जी मुझे ये पसंद नहीं है जी,
मेरे लिए कोई ये चीप लगती है, सस्ती लगती है, तो मैं थोड़ा सा महंगी खरीदना चाहूंगा। तो यानी कि ऐसा क्या होता है सर, हाईली इंफीरियर गुड्स ये सस्ते होके भी इनकी डिमांड बढ़ती नहीं है। ये गुड्स सस्ते हैं तब भी इनकी डिमांड नहीं बढ़ रही है, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं बेटा, ये गिवन गुड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। अब जैसे एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। अभी यूट्यूब पे कुछ मेरे पास रील वगैरह आती है, शॉर्ट्स होता है ना यूट्यूब में, वो आ रहा था, तो उसमें PS5 की बहुत सारी आ रही थी। PS5 पता है ना आपको, प्ले स्टेशन 5? नहीं पता? नहीं पता, क्या बात है जी, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। हाँ पता है, पता है जी, प्ले स्टेशन। हाँ पता है, क्या बात है जी, दो बंदों को पता है, दो बंदों को नहीं पता है। पता है जी आपको? अच्छा एक और को पता है। हाँ जी, नहीं सुना ही नहीं कभी आपने? सुना भी नहीं है? सुना है आपने बेटा? चलो ठीक है, इधर देखिए आपके है भी। अरे क्या बात है जी, क्या बात है। इधर इनको लेके जाओ जी, इनको चस्का चढ़ाओ। नहीं नहीं, पीसी मैं बताऊंगा, ये तसल्ली बताऊंगा जी आपको। देखो जी, तो PS5 की मेरे को बहुत सारी वीडियोस वगैरह आई थी, शॉर्ट्स आ रहा था। उसके बाद कुछ नॉर्मल गेम्स, जो नॉर्मल होती है ना, मारियो वगैरह गेम होती थी पहले, मारियो हो गई, कॉन्ट्रा हो गई, वो वैसी वाली गेम भी आ रही थी, तो वो सस्ती है। उसका जो गेमिंग कंसोल है वो सस्ता है, 2-3 हज़ार रुपये में आता है। और आपका जो PS5 है उसकी रेंज ज्यादा है, 50-60 हज़ार रुपये में वो जाता है। ठीक है जी, लाख रुपए भी जाता है प्रो वर्जन। तो आप मुझे सोचो, जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब मेरा भी मन है जी वीडियो गेम खेलने का, तो मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। अगर मुझे सस्ती खरीदनी है तो मैं ये नहीं खरीदूंगा जी, मैं थोड़ा एफर्ट डाल के PS5 ही खरीदूंगा। आप सोचो, वो 2-3 हज़ार रुपए की चीज सस्ती है, लेकिन वो मुझे क्या फील हो रही है, इंफीरियर, कि नहीं यार मजा नहीं आएगा, मतलब इसमें मुझे फील नहीं आएगी, ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे, नहीं। तो मैंने वो जो नॉर्मल कंसोल जो 2-3 हज़ार रुपए का आ रहा है, उसे मैंने क्या बना दिया, एक इंफीरियर गुड्स बना दिया। हो सकता है वो किसी और के लिए बहुत बढ़िया चीज हो सकता है वो किसी जो 2-3 हज़ार का जो गेमिंग कंसोल है, वो हो सकता है किसी के लिए बहुत अच्छी चीज हो, मेरे लिए नहीं है जी। आ रही बात समझ? तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है ना बेटा, वो एग्जाम्पल्स आपके सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल यहाँ बना सकते हो, कि सबके एग्जाम्पल्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है जी, तो जैसे मैंने बताया, एक नॉर्मल ब्रेड जो 20 रुपए की आ रही है, वो मेरे लिए इंफीरियर है। ठीक है जी, क्योंकि मैं वो खरीदना नहीं चाहता, वो मेरे लिए चीप है। ठीक है जी, मेरी इनकम थोड़ी ज्यादा है, तो मैं उससे बेटर ब्रेड खरीदना चाहता हूँ, 25 रुपए 30 रुपए की ब्रेड खरीदना चाहता हूँ। जैसे आप देखो, मिल्क में अलग अलग कैटेगरी आती है। मिल्क में टोन आता है, ठीक है जी, है, डबल टोन भी होता है जी, पता है आपको? टोन होता है, फिर डबल टोन होता है, फिर आपका वो काउ मिल्क होता है। ठीक है जी, फिर आपका वो आता है, क्या नाम है, फुल क्रीम आता है जी। ठीक है, तो आप बताओ, डबल टोन तो सबसे सस्ता होगा, टोन फिर नीचे आता है डबल टोन, डबल टोन सबसे सस्ता होगा, फिर भी डबल टोन लोग नहीं खरीद रहे हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जी, कि लोग डबल टोन नहीं खरीद रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ये चीप है जी, हमारे लिए बेकार दूध है, हम नहीं खरीदना चाहते, हम, हाँ हम थोड़ा इससे ऊपर वाले कैटेगरी खरीदेंगे। आ रही बात समझ या नहीं आ रही बात समझ? और इसके साथ साथ जो ये गिवन गुड्स हैं, ये आपको एक नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं जी आपको? आप होगा सर ये क्या भला है, ये क्या लिख दिया आपने, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। देखो मुझे बताओ, जैसे अभी के लिए मैं वो 20 रुपए वाली ब्रेड खरीद रहा हूँ, मिल्को बताया मैंने आपको भी, मिल्को में 20 रुपए वाली ब्रेड खरीद रहा हूँ। अच्छा, अभी मेरी इनकम नॉर्मल है, मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है जी, मुझे पसंद आ रही है। जैसी मेरी इनकम जैसी मेरी इनकम, मैं कंज्यूमर हूँ, है ना, मेरी इनकम बढ़ जाएगी। अब मैं सोचूंगा नहीं कि अब नहीं खरीदूंगा मिल्को, अब मैं बढ़िया खरीदूंगा, अब मुझे ये ब्रिटानिया की, अब मुझे हार्वेस्ट की, है ना, अब मुझे चाहिए इंग्लिश ओवन की, है ना। तो यानी कि मैं मिल्को कब खरीद रहा था, जब मेरी इनकम कम थी, मैं मैनेज कर रहा था जी, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। जैसी इनकम बढ़ गई, अब मुझे मजा नहीं आ रहा है। यानी कि इनकम बढ़ गई, मैंने डिमांड ही छोड़ दी, दैट इज अ नेगेटिव इफेक्ट। यानी कि अगर इनकम बढ़ी तो मुझे और खरीदनी चाहिए थी, ये मिल्को वाली ब्रेड तो मुझे और खरीदनी चाहिए थी, इनकम बढ़ गई तो मैंने ऐसा करा ही नहीं। मेरी इनकम बढ़ गई, मैंने छोड़ ही दिया उसको, नहीं अब ये मेरी औकात के बारे हो, मतलब ये मेरे उसमें नहीं आ रहा जी, मेरी हैबिट में नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको। अब मेरी औकात ऊपर हो गई है, मैं उससे थोड़ी महंगी वाली खरीद लूंगा। नहीं आई बात समझ आता? ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, तो ऐसे गुड्स कौन से बेटा, इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यानी कि ऐसी चीजों की डिमांड आप कम करोगे। ठीक है जी, आप इनको ज्यादा खरीदना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको पता है जब मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं थोड़ी और महंगी खरीद लूंगा। जैसे एग्जांपल, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ। अभी हम इसी एरिया में रहते हैं जी, अभी आप रह रहे हो जी, अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो। जिस दिन आपकी जॉब लगेगी, आप एक अच्छा पैसा कमाओगे, आप सोचोगे ना इस एरिया से बाहर निकल जाते हैं,
अभी के लिए आप ये एरिया आपके लिए नॉर्मल है, आप यहाँ से आते हो जाते हो रात को आते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दिक्कत है भी नहीं। लेकिन जैसे आप ज्यादा पैसा कमाओगे तो आप सोचोगे नहीं यार रेंट पे कहीं और रह लेंगे। अब एरिया मेरे लिए क्या बन चुका है, इंफीरियर बन चुका है। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है। ठीक है जी। तो फिर मान लो आप कहाँ शिफ्ट हो जाओगे, पीतमपुरा शिफ्ट हो जाओगे। पीतमपुरा सुना है ना, पीतमपुरा सुना है जी आपने, पीतमपुरा शिफ्ट हो जाओगे, आपकी इनकम और बढ़ गई, आपकी इनकम और बढ़ गई। तो आपने कहा नहीं नहीं, अब पीतमपुरा भी मेरे लिए क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। अब मुझे जाना है कहाँ जी, ग्रेटर कैलाश जी के। बात समझ आई थी आपको? नहीं आई बात समझ? तो यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, आप पहले वाले गुड्स को क्या बना देते हो, इंफीरियर बना देते हो। जिसको आप छोड़ने वाले हो उसको आप क्या बना देते हो, इंफीरियर बना देते हो। ये अब मेरे लिए चीप हो गया जी। हमारी बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। यही है, यही है गिफिन पैराडॉक्स। हाँ जी यही है जी गिफिन पैराडॉक्स। बात समझ आई आपको कि पैराडॉक्स है ना सर? क्योंकि जिस चीज को मैं ज्यादा खरीद सकता हूँ मैं खरीदना ही नहीं चाहता, जिस चीज को मैं ज्यादा खरीद सकता हूँ मैं ज्यादा खरीदना ही नहीं चाहता। जैसे अगर आपको गिफिन पैराडॉक्स समझना है, जैसे हम बचपन में होते थे, बचपन में जैसे वो एक आता था बूमरैंग, सुना है आपने? वो च्युइंगम आती थी बूमरैंग की, सुनिए। बेटा बचपन जिया है कभी आपने? नहीं जिया है? कितना खतरनाक बचपन रहा यार। हाँ जी सुना है जी बूमरैंग। पहले आपको याद है टैटू भी निकलता था एक टाइम पे, ठीक है जी, टैटू भी निकलता था, नहीं पता है? तो अच्छा वो होता था यार, मतलब घर वाले ना एक दो दिलाते थे बस कि नहीं दांतों में चुभ जाएगी तो अंदर निकल लेगा, है ना, दिलाते थे नहीं घर वाले। तो नहीं हमें और चाहिए और चाहिए। लेकिन आज आज आप लोग भी खरीद सकते हो, एक दो रुपए की आती मिल जाती है कहीं ना कहीं, मुझे मुझे जहां तक लग रहा है मिल जाती है। अब आपकी जेब में क्यों नहीं है वो 10-12, मेरी जेब में क्यों नहीं है 10-12? बताओ 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 बताओ। उस टाइम तो मन करता था यार 2-3 और मिल जाए, दिन की एक और मिल जाए मजा आ जाएगा। आज आज मुझे खुद भी याद नहीं वो मैंने लास्ट टाइम कब खाई होगी। मतलब आज कोई दे दे तो मैं खा लूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब इच्छा ही नहीं होती है क्योंकि सर इनकम बढ़ चुकी है। और जब इनकम बढ़ चुकी है तो बूमरैंग मेरे लिए क्या हो गई, इंफीरियर हो गई। बूमरैंग मेरे लिए क्या हो गई, इंफीरियर हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, किटकैट चाहिए जी। अब मुझे किटकैट पसंद है जी, अब मुझे 2-3 किटकैट मेरे बैग में रखनी चाहिए मुझे। तो अब किटकैट मेरे लिए नॉर्मल हो गई है। जिस दिन मेरी इनकम और अच्छी हो जाएगी हम कहूँगा किटकैट भी नहीं, अब मुझे चाहिए वो डार्क चॉकलेट आती है, वो डार्क चॉकलेट अमीरों वाली चॉकलेट, अब मुझे वो चाहिए। समझ आ रही बात आपको? हाँ वही होता है, फिर तो लिमिट ही नहीं है जी, फिर तो हमारी डार्क चॉकलेट बेकार हो गई, फिर फेरेरो चाहिए हमें। तो यानी सर ये क्या है, गिवन पैराडॉक्स। होना क्या चाहिए कि भैया बचपन वाली चीज जो हमें पसंद थी वो ज्यादा खरीदनी है हमें। बूमरैंग पसंद था ना, उस टाइम खरीद नहीं पाते थे, आज तो खरीद सकते हैं, तो आज खरीदना चाहिए, लेकिन ऐसा कर ही नहीं रहे हम। ठीक है जी, यही तो पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। ठीक है जी, अरे हम विरोध कर रहे हैं ना, हम वो काम कर ही नहीं रहे जो करना चाहिए। हमें वो च्युइंगम ज्यादा खरीदनी चाहिए क्योंकि हमें पसंद है ना, लेकिन हम खरीद ही नहीं रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ द हमारी इनकम पहले से बढ़ चुकी है। ठीक है जी, और वो हमें गुड्स अब घटिया लग रहा है, चीप लग रहा है। कहानी समझ आ रही है आपको? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है जी, क्लैरिटी मिल रही है? आगे बेटा यहाँ पे पुअर जजमेंट। ठीक है जी। अच्छा हमारे यहाँ पे वीकली, हाँ इरेशनल का मतलब वही इरेशनल, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा है। रैशनल का मतलब क्या होता है? हाँ जी रैशनल का मतलब, रैशनल 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 का मतलब होता है बेटा लॉजिक, लॉजिकल। रैशनल का मतलब लॉजिकल, जिसके पीछे रीजन छुपा है उसको कहते हैं हम रैशनल। और इरेशनल मतलब कोई लॉजिक नहीं लगा जी, हमने ऐसे ही सोच लिया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे हाँ जी, जैसे हर एरिया में, हाँ जी बातें नहीं जी प्लीज, हर एरिया में वीकली मार्केट लगती है, साप्ताहिक बाजार, हाँ है ना। हमारे एरिया में दो लगते हैं जी, एक तो आपका क्या नाम है उसका, है जी, हाँ जी एक मंडे मार्केट लगता है और एक फ्राइडे मार्केट लगती है, दो हमारे यहाँ पे लगते हैं जी। और बाकी जगह कहीं जगह शनि बाजार भी लगते हैं, फिर बुध बाजार भी लगता है, वो हमारे एरिया में नहीं है जी, और जगह लगता होगा। मान लो अगर आप वीकली मार्केट गए, कौन सा यार, मान लो मंडे, मंडे मार्केट, ठीक है जी, सोम बाजार। तो अगर आप सोम बाजार वाली मार्केट में गए, वहां पे कपड़े वगैरह इन जनरल सभी मिलता है, कपड़े ही मिलते हैं। अब आपने जैसे वहां से गुजर रहे होंगे, आप सोचोगे नहीं यार ये बेकार है, सस्ता है ना, बेकार मिल रहा होगा। हमने चलते चलते जज कर लिया, चलते चलते मान लिया कि ये ना बेकार होगा, पटरी पे लगा रखा है बेकार होगा, मतलब ही नहीं बनता यार। ये हमने क्या कर लिया, इरैशनल जजमेंट, हमने कपड़ा छू के भी नहीं देखा,
हमने सोच लिया कि यार सेल में है, 500 रुपए का एक है, 100 रुपए का एक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी भाई, हो ही नहीं सकता, इतना सस्ता कैसे हो सकता है। हमने बिना सोचे समझे ही प्रोडक्ट को क्या कर लिया, जज कर लिया। हमने उसको टच करके नहीं देखा, उसकी पूरी इंक्वायरी नहीं करी कि भैया कैसा, एक बार देख के एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। तो ये है बेटा पुअर जजमेंट, हमारी बात समझ। तो उसका प्राइस सस्ता होने के बाद भी हमने उसे नहीं खरीदा, बात समझे आपको। लेकिन इन जनरल होता क्या है सर, प्राइस सस्ता है तो डिमांड बढ़ जानी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बढ़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर जजमेंट या फिर इररेशनल जजमेंट। आई बात समझ आपको, कोई दिक्कत। अच्छा वही चीज अगर शोरूम पे लगी होगी, जैसे मान लो वही चीज अगर शोरूम में, जैसे मान लो निधि जी शादी में जाना चाहती हैं और लहंगा है, इन जनों को लहंगा खरीदना चाहती है, ठीक है। तो लहंगा वो सोम बाजार से नहीं खरीदा जाती, वैसे मिलता भी नहीं है सोम बाजार से, लेकिन मैं मान के चलता हूँ। अब जो शोरूम पे जाएंगी जी, शोरूम पे जाएंगी, वहाँ प्राइस में पता है बढ़ावा महंगा ही होगा जी, ऑब्वियसली शादी का सीजन आ चुका है, तभी वो खरीद रही है सामान, तो वहाँ पे ऑलरेडी वो सामान महंगा हो चुका होगा। महंगा होने के बाद जब वहाँ पे डिस्प्ले में लगा होगा सामान, यानी कि जो लहंगा प्रोडक्ट है वो लगा होगा, निधि जी को लगेगा अरे ये है बढ़िया, क्योंकि महंगा है ना, बढ़िया होगा। क्या पता भाई साहब, क्या पता वो बेकार हो, क्या पता क्वालिटी सही सही से यूज ना की हो, आपने मान लिया कि प्राइस महंगा है तो क्वालिटी भी बढ़िया होगी, आपने जज कर लिया ना। तो यानी कि आपने महंगी चीज की क्या कर दी, डिमांड बढ़ा दी, जस्ट बिकॉज क्यों कि सर महंगा है तो अच्छा ही होगा ना, जरूरी थोड़ा है महंगी चीज बेकार निकल जाती कभी कभार तो, हाँ या ना। बात समझ आ रही है आपको, ये नहीं आ रही बात समझ, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ अपना ही, जैसे यहीं पे पहले 24/7 था पास में, तो वहाँ पे ना क्रूजो देखे ना, क्रूजो होते हैं, क्रूजो देखे हैं, क्रूजो नहीं देखे, नहीं सुना है कभी, क्रूजो सुने, क्रूसॉन्ट वैसे बोलते हैं उसको, क्रूजो नहीं सुने हैं, सुना है, खाए हैं, खाए हैं। मतलब एक तरह का मान लो फैन मान लो यार, चलो कहानी खत्म करो, फैन तरह का होता है, क्रूजो सर्च करना जी आप जाके, मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्रूजो है, तो वहाँ पे ना एक पैकेट पड़ा था क्रूजो का, उसके अंदर अंदर कोई फिलिंग थी एलोपिनोज वाली, एलोपिनो एक तरह का अचार मान लो यार, तो वो थी, तो मैं कहा यार बढ़िया लग रहा है, पैसे भी मतलब ठीक है, तो कुछ तो बात होगी इसके अंदर, पहले भी मैंने क्रूजो खाया है, प्लेन वाला क्रूजो खाया है, तो जैसे फैन खाते हो ना, फैन फैन पता है ना, फैन होता है, मैं क्रूजो भी खाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। मैं वो एलोपिनो वाला ले आया, 25-30 रुपए का था, मुझे याद नहीं आ रहा था कुछ, तो लेके आया, मैंने खाई, मैंने ऐसे ही निकाल के रख दिया, पसंद ही नहीं आया, मतलब वो टेस्ट ही मुझे पसंद नहीं आया। मैं क्या सोच के लाया था कि प्राइस महंगा है लेकिन पैकेजिंग बढ़िया है, तो भैया प्रोडक्ट में जान होगी, कुछ तो टेस्ट होगा, लेकिन ऐसा निकला ही नहीं। बात समझ आई आपको, तो यानी कि बहुत टाइम हम पुअर जजमेंट करके सामान ले आते हैं, बात समझ आई, सिर्फ प्राइस को देखकर, प्राइस महंगा है, दूसरा सस्ता है, ये महंगा है, तो महंगा खरीद लेते हैं ताकि कुछ साल चल जाएगा, लेकिन हमने बस प्रोडक्ट को यूज करके नहीं देखा कि एक्चुअल में उसकी ड्यूरेबिलिटी है या नहीं, दैट इज अ पुअर जजमेंट, और ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार कर जाते हैं। बात समझ आ रही है आपको, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको हो रही है तो बता दो। हाँ जी, ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। अच्छा हाँ जी, ये हमारे 3 पॉइंट्स थे एक्सेप्शन के, आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, एक है हमारा गिवन गुड्स, और एक है हमारा पुअर जजमेंट, ठीक है जी। आपके पास कोई और बुक होगी जिसमें वो मे बी मैं किसी दूसरे राइटर की, इसमें कुछ ज्यादा पॉइंट होंगे, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना जी। पहले ये बेसिक आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपका कोर है, ये कोर पॉइंट्स हैं, इसके बाहर भी कुछ आ सकता है, वो बात की बात है जी, लेकिन हाँ इसके बाहर जो भी आएगा वो अदर फैक्टर से रिलेटेड होगा। वो किससे रिलेटेड होगा जी, अदर फैक्टर से रिलेटेड होगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ से बताओ जी, ओके ओके जी।